Hello everyone, welcome you all in the Bansal Tax and Commerce classes. Today we are going to discuss a new topic, that is depreciation. तो आइए समझते हैं कि depreciation क्या होता है। हर एक बिजनेस के अंदर हमें कुछ न कुछ एसेट्स यूज करनी होती है। जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस के अंदर अगर हमारी फर्म प्रोडक्शन करती है या ट्रेडिंग करती है, प्रोडक्शन करने के लिए हमें मशीनरी की आवश्यकता हो सकती है, हमें लैंड एंड बिल्डिंग की जरूरत हो सकती है, या फिर अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो वहां पर मुझे फर्नीचर की जरूरत हो सकती है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की जरूरत हो सकती है। तो हर एक केस में हर एक तरह की फर्म के अंदर मुझे सर्टेनली कुछ न कुछ एसेट्स की जरूरत हो सकती है, और उन एसेट्स को खरीदने के बाद बहुत बार हम उसका इस्तेमाल पूरा कर पाते हैं। कुछ इंस्टांसेस ऐसे होते हैं कि एक वक्त बीतने से पहले ही उस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, कई बार समय के साथ उसकी वैल्यू कम होती है। तो जब हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू किसी भी कारण से कम हो जाती है, इस एसेट की वैल्यू को कम हो जाने पर हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। इट मीन्स दैट डेप्रिसिएशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज in the value of an asset due to its wear and tear, obsolescence, expiry of time, expiry of legal rights, etc. तो यानी मान लीजिए हमने अपने बिजनेस में किसी भी तरीके से एसेट को परचेज किया, कुछ एसेट हमने अब यहाँ डिस्कस किए, इसके अलावा मान लीजिए ऑफिस इक्विपमेंट्स हमने परचेज किए, मोटर व्हीकल हमने परचेज किया, या किसी भी तरीके से हम और एसेट को परचेज कर रहे हैं। तो एक समय के बाद जब उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उस एसेट की वैल्यू को कम होना ही डेप्रिसिएशन कहलाता है। इसका मतलब कि डेप्रिसिएशन को अगर मैं रूटीन लाइफ से जोड़कर देखता हूं, जैसे मैं अपने इस्तेमाल के लिए कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेता हूं, लेने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हम उसको इस्तेमाल करने के बाद बेचते हैं, और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि मान लीजिए खरीदने के सिर्फ 2 दिन के बाद मैं उसको बेचना चाहता हूं, तो जितने की उसकी परचेज वैल्यू थी मैं उतने अमाउंट में उसको नहीं बेच पाऊंगा। बायर मुझे कहेगा कि मैं आपको 2 लाख की इस एसेट के बदले 1.80 लाख या 1,70,000 पे करूंगा। तो जो ये अमाउंट 20,000 या 30,000 डिक्रीज हुआ है यहाँ पर, इस डिक्रीज को हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। तो चलिए डेप्रिसिएशन के मीनिंग को और डिटेल में स्टडी करते हैं और देखते हैं कि डेप्रिसिएशन की जो मैं बात कर रहा हूं, क्या वैल्यू को कम करना या वैल्यू का कम हो जाना जरूरी है, या फिर हमें कुछ ही केसेस में ही लगता है कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, एसेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज होगी, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस हो सकता है, ग्रेजुअल डिक्लाइन हो सकता है वैल्यू के अंदर, और ग्रेजुअल के साथ साथ ये एक परमानेंट नेचर का डिक्रीज है। जो हमारी वैल्यू कम हुई, ये परमानेंट नेचर का डिक्रीज हुआ है। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, यहां पर मैं एसेट की वैल्यू को चेक नहीं कर रहा, बल्कि मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसकी वैल्यू को एलोकेट कर रहा हूं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एसेट की इवैल्यूएशन नहीं की है या उसकी वैल्यूएशन नहीं की है, बल्कि मैंने क्या किया है कि जो वहां पर उस एसेट की कॉस्ट आ रही थी उसको एलोकेट किया है
उसकी लाइफ टाइम के अनुसार। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक एसेट हमने परचेज की जिसकी वैल्यू 5 लाख रुपया है और उसकी लाइफ 10 इयर्स है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि हर साल जो वैल्यू हमारी कम हो रही है एसेट, इस वैल्यू को हम 50,000 कंप्यूट करते हैं। तो यानी यहां मैंने इस अमाउंट को एलोकेट कर दिया है जितना भी टाइम एसेट की लाइफ है, यानी 10 इयर्स इस एग्जाम्पल के हिसाब से, तो ये डेप्रिसिएशन कहलाएगा। और डेप्रिसिएशन के केस में एक बात बहुत ध्यान रखना है कि ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश एक्सपेंस, इसका क्या मतलब कि ये एक ऐसा एक्सपेंस जिसको हम कैश में पे नहीं कर रहे हैं। ये एक्सपेंस हमारे बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड तो किया जा रहा है, लेकिन यहां पर कैश हमारा डिक्रीज नहीं हो रहा। कैश की वैल्यू मेरी वहीं पर स्टेबल है, स्टेगनेंट है, जो एसेट की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। सिर्फ मेरी बुक के अंदर नॉन कैश एक्सपेंस होने से बुक वैल्यू के अंदर चेंज आया है। मार्केट वैल्यू, एसेट की मार्केट वैल्यू सेम रहने वाली है इस केस में। और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर कि जब ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस ऐसा है जो बिजनेस से बाहर नहीं जा रहा, हमारे एक्सपेंस के अंदर सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि हम अपने फर्म के अंदर टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एक्यूरेट वे में डिटरमिन कर सके। तो आफ्टर ऑल ये पैसा जाएगा कहां, इस बात को भी हम समझेंगे। तो मैं आपको इस चैप्टर की और अंडरस्टैंडिंग के लिए जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं, उन पॉइंट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक दो मेन पॉइंट बताकर इसको कंप्यूट करने का एक सिंपल तरीका बताऊंगा और उसके बाद उन पॉइंट्स को और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना किस तरीके से आसान हो सकता है। सबसे पहले मुझे 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। मैंने आपको अभी कहा कि मान लीजिए एक एसेट हमने 5 लाख रुपए की खरीदी, तो यानी टोटल कॉस्ट एसेट की 5 लाख, और मैंने अभी आपको कहा कि मान लीजिए इसकी लाइफ 10 इयर्स है। मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी हमारी एसेट्स या जितने भी आइटम्स हम बिजनेस में यूज करते हैं, हर एक आइटम की एक डिटरमिन्ड लाइफ पहले से ही डिसाइडेड है। आप घर में ट्यूबलाइट यूज करते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट, चाहे वो आपका मोबाइल है, एलईडी है या रेफ्रिजरेटर है, सभी का एक लाइफ डिटरमिन है, डिसाइडेड है। तो आप उस लाइफ को हमेशा ध्यान देंगे। और अब होगा क्या प्रैक्टिकली कि 5 लाख की एसेट 10 इयर्स अगर उसकी मैं लाइफ मान रहा हूं, तो ये लाइफ बेसिकली आवर्स में भी हो सकती है, यूसेज के अनुसार भी हो सकती है कि आप पर डे कितना यूज कर रहे हैं उसको, तब भी हम उसको एक एवरेज बेसिस पर ईयर्स के अंदर डिसाइड करते हैं ताकि मुझे एक रफ आइडिया रहे कि इतने साल मेरी एसेट चलने वाली है। तो जब 5 लाख की एसेट 10 साल के बाद यूजलेस हो जाएगी, तब भी हो सकता है हम इसको जब बाजार में बेचने के लिए जाएं, इसको बिल्कुल एक वेस्ट आइटम मानते हुए, तो इसकी वैल्यू समवेयर 20,000, 25,000, 30,000 हमें कुछ अमाउंट मिल जाए, जिसको हम ये कहते हैं कि हमने एक कबाड़ी को बेच दिया है और वहां से कुछ पैसा हमें मिल रहा है। तो जो ये पैसा आपको मिलेगा, इसे हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, इस स्क्रैप वैल्यू को हम साल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, साल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, या इसको हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। जो बच गया है बाद में, जिसका कोई यूज नहीं, लेकिन मैं उसको सेल करके जो पैसा इकट्ठा करने जा रहा हूं,
उसको कोस्ट में से माइनस करने वाला हूं। यानी इस बात को अगर मैं और सिंप्लीफाई करके आपको बताऊं तो इस बात का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए मैं कहता हूं कि स्क्रैप वैल्यू 20,000 है, तो अदरवाइज हमें क्या करना था, 5 लाख के एसेट, 10 ईयर्स इसकी लाइफ है, तो यानी 50,000 पर एनम हमारा डेप्रिसिएशन काउंट होगा इस केस में। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में हमारी सिचुएशन सर्कमस्टांसिस के अंदर रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू गिवन है, तो आप उस केस में यहां क्या करेंगे, आप 5 लाख में से स्क्रैप वैल्यू को डिडक्ट कर देंगे और उसके बाद इसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे। यानी आपका डेप्रिसिएशन 48,000 पर एनम के हिसाब से कंप्यूट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने 50,000 कहा तो हम हर साल 50,000 डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं और 10 साल के बाद हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू 5 लाख और एसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या होगा, 48,000 हर साल, डेप्रिसिएशन 10 ईयर्स, ये हमारे पास 4,80,000 आ गया और मेरे पास 20,000 अमाउंट बनेगी एसेट की, जिसको मैं स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू भी कह सकता हूं। तो अब जब हमने इसकी बेसिक कंडीशन को स्टडी किया तो अब हम बात करते हैं कि इस डेप्रिसिएशन की वैल्यू को किस तरीके से, किस नाम से कंप्यूट किया जा सकता है, यानी डेप्रिसिएशन जो हम लगाएंगे उसका क्या नाम होगा और उसको किस तरीके से कंप्यूट करके बुक के अंदर कैसे रिकॉर्ड किया जाए, उस प्रोसीजर को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, हम इस स्ट्रेट लाइन मेथड को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या आप इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कह सकते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी आप इसको कह सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ देखते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए हमारी एसेट की वैल्यू 5 लाख रुपए है और स्क्रैप वैल्यू हमने एज्यूम की थी 20,000, हमारे पास लाइफ 10 ईयर्स की थी, यानी कि 48,000 की मैं बात कर रहा था कि पर ईयर 48,000 रुपीज हमारा डेप्रिसिएशन होगा। तो ये कैलकुलेशन इजी मोस्ट कैलकुलेशन है और इसी कैलकुलेशन को हम इस मेथड के अंदर कवर करने वाले हैं। इसी को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करें, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। तो आइए इस बात को देखते हैं। अब क्या होगा, हम 1 अप्रैल या कोई भी एक डेट हम एज्यूम कर लेते हैं जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं या एसेट को परचेज कर रहे हैं। तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे, देखिए जब हम एसेट परचेज करते हैं तो हमने एंट्री पास करनी है एसेट्स अकाउंट डेबिट या एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू, अगर हमने बैंक से पेमेंट किया है तो टू बैंक अकाउंट, अगर हमने वेंडर से परचेज किया है और उसको पेमेंट कैश में या बैंक से नहीं दिया है तो उस पार्टी का नेम यहां पर आ जाएगा। और ये तो एंट्री पास की हमने बिगिनिंग के अंदर, यानी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमने इस एंट्री को पास किया है। अब उसके बाद बात आती है कि डेप्रिसिएशन कब लगाया जाए। जब हमारी बुक्स क्लोज होंगी या ईयर एंड होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, यानी 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन है तो एक्सपेंस,
तो नॉमिनल अकाउंट होने के कारण उसको डेबिट किया जाएगा और एसेट को हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि एसेट की वैल्यू हमारी डिक्रीज हो गई है यहां पर। उसके बाद हमने एसेट को परचेज किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया और उसके बाद क्या होगा देखते हैं कि जब आप क्या करेंगे, ये वाली एंट्री आपने एक बार पास करनी है जब आपने एसेट को परचेज करना है। ये वाली एंट्री आप रिपीट करते जाएंगे, हर साल इस एंट्री को पास करते जाएंगे। ये डेप्रिसिएशन आपका लगता जाएगा और डेप्रिसिएशन लगने के बाद आप इसके अंदर क्या एंट्री पास करेंगे, जब आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया, ये डेप्रिसिएशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होना चाहिए। जब आपने ये एक्सपेंस लगाया तो उसके बाद ये एक्सपेंस आपका बुक से यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होना चाहिए। और सिंपल तरीके से एक बार इस बात को समझेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इस एक्सपेंस को एडजस्ट कर दिया। ये दोनों ही एंट्री हमने साल के अंत में की है, यानी हर साल हम ये एंट्री पास करते जाएंगे और तब तक ये एंट्री पास होती जाएगी जब तक आपके क्वेश्चन खत्म ना हो जाए या उस एसेट को बेच ना दिया जाए, तब तक आप ये एंट्री पास करते जाएंगे। अब जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, हमने इसको सिंपल वर्ड्स में यहां नोट कर लिया है, लेकिन अदरवाइज हम इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे उस टर्मिनोलॉजी को मैं यहां लिखकर बता रहा हूं आपको। आप उसको लिखने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने आपको यहां पर सिंपल तरीके से एक बार आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब बात आती है कि आपने P&L से इस एक्सपेंस को चार्ज कर दिया, लेकिन मैंने कहा कि या तो जब तक क्वेश्चन चलता रहेगा आप इसी तरीके से एंट्री पास करते जाएंगे, लेकिन अब बात आती है कि अगर एसेट को सेल कर दिया तब हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस बारे में अब हमने बात यहां पर करनी है। तो मैं आपको अब वो बताने जा रहा हूं कि अगर एसेट को सेल कर दिया तो उस केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे। मान लीजिए हमने एसेट को सेल किया है, तो हम सबसे पहले एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। हमने एसेट को सेल कर दिया, पेमेंट हमारे पास आ गई है। अब यहां क्या होगा, जिस डेट में आपने सेल किया उस डेट के अंदर एसेट की वैल्यू को हम डिटरमिन करेंगे। मान लीजिए हमने पहले साल एसेट को परचेज किया था 5 लाख में, सपोज 50,000 का डेप्रिसिएशन लगा, एसेट की वैल्यू रह गई 4,50,000। नेक्स्ट ईयर फिर 50,000 का डेप्रिसिएशन लगा, एसेट की वैल्यू रह गई 4 लाख, और इस बार फिर 50,000 का डेप्रिसिएशन लगा और इसकी वैल्यू रह गई 3.5 लाख। अब ये जो 3.5 लाख है, हमारे पास 3 सिचुएशन होंगी, या तो मैं इसको 3.5 लाख में ही सेल कर दूंगा, फिर तो हमारे पास ना पैसा कम आया ना पैसा ज्यादा आया। अब लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली कि 3.5 लाख की एसेट या तो हम 3.80 में सेल करेंगे या हम इसको 3.30 के अंदर सेल करने वाले हैं। तो हमारे 3 केसेस यहां पर बन गए। मैंने आपको बताया अगर ये केस बनता है फिर तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जितने के एसेट है उतने की हमने सेल कर दी। लेकिन मान लीजिए हमारे पास ये एसेट 3,80,000 रुपीज की सेल होती है, तो उस केस में क्या होगा, हमें उस केस के अंदर जो एंट्री पास करनी है, इस एंट्री को पास करने के बाद हमारे पास यहां पर 30,000 रुपीज 30,000 रुपए का कैपिटल गेन हो रहा है, कैपिटल गेन। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, हमारी एसेट की वैल्यू 30,000 से बढ़ गई है,
टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट। हमारा 30,000 से इसकी वैल्यू बढ़ गई है। और अगर मैं थर्ड केस की बात करता हूं, यहां पर जब ये वैल्यू कम हो गई तो मैं इसकी एंट्री रिवर्स कर दूंगा और एंट्री क्या पास होगी, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जितने अमाउंट से लॉस मुझे दिखाई दे रहा है उतने अमाउंट से मैं ये एंट्री पास कर दूंगा। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर इस बात को दोबारा से समझेंगे और देखते हैं उसके अंदर हम किस तरीके से इसकी एंट्री करने वाले हैं। मान लीजिए मुझे न्यूमेरिकल दिया है कि मैंने यानी एक फर्म ने एक मशीन खरीदी और उसकी वैल्यू है सपोज 90,000 रुपीज। मशीन खरीदने के बाद 6,000 रुपीज मान लीजिए कैरेज का एक्सपेंस है, उसको लाने का भाड़ा है, और 4,000 रुपया उसका इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस है। तो हमारी एसेट जब यूज में आई तो 1,00,000 रुपया उसका खर्चा देखा गया। और इस मशीन की लाइफ 10 इयर्स है, 10 इयर्स लाइफ, और उसके बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू 20,000 मान लीजिए हमें गिवन है। तो अब हम इसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, एसेट की वैल्यू हमारे पास 1 लाख, उसमें से स्क्रैप वैल्यू को मैं माइनस कर रहा हूं। अब मेरे पास यहां पर वैल्यू कितनी आ गई, 80,000। मेरे पास लाइफ कितनी गिवन है, 10 इयर्स, तो कितना हो गया, 8,000 रुपीज। ये तो आपका पर एनम का डेप्रिसिएशन आ गया। यानी आप 8,000 मल्टीप्लाई 10, 10 साल के बाद डेप्रिसिएशन की वैल्यू 80,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू 20,000, 1 लाख रुपया आपका जस्टिफाई हो गया। लेकिन अगर आपको डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो आप डेप्रिसिएशन का रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। 8,000 रुपया आपका डेप्रिसिएशन है, 1,00,000 रुपया आपकी एसेट की वैल्यू है, तो देखिए क्या परसेंटेज निकल कर आई आपके पास, 8%। यानी आपका डेप्रिसिएशन का रेट 8% होगा, 8% बन जाएगा। अब अगर इसी केस को हमें एंट्री पास करनी हो तो हमारे पास क्या एंट्री होगी, देखिए सबसे पहले मैं एंट्री पास करूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और क्या अमाउंट आ जाएगा मेरे पास, प्लस 6,000 प्लस 4,000 और यहां 1,00,000 रुपया हो गया। यानी कि मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 90,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000, टू बैंक अकाउंट 4,000, तो मेरा टोटल 1 लाख रुपये हो गया। अब डेप्रिसिएशन लगेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट यानी टू मशीनरी अकाउंट, और हमारा अमाउंट यहाँ पर 8,000 रुपया कंप्यूट किया जा चुका है पहले से ही। उसके बाद साल बीत जाएगा और हमारे पास एसेट की वैल्यू 92,000 रुपीज आ जाएगी। 1,00,000 में से 8,000 रुपये माइनस करने के बाद फिर इसी तरीके से डेप्रिसिएशन की एंट्री यहाँ पे की जाएगी, और 8,000 डेप्रिसिएशन लगने के बाद एसेट की वैल्यू 84,000। नेक्स्ट ईयर फिर 8,000 लगेगा और वैल्यू यहाँ पर 76,000। इस तरीके से हमारी एसेट की वैल्यू घटती जाएगी और डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज होता जाएगा। तो आज हमने बेसिक कंसेप्ट को समझने के साथ स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड को स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक की जो और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और इसी मेथड के जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ, और उसके बाद अलग अलग मेथड और उनके की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे हम। सो
Be in touch. Stay healthy. Enjoy your life. Thank you.